हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हमारे सामने स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हर्षित कुमार। बहुत ही अच्छी क्रेडेंशियल है आपके एमबीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024 में आपने 99th रैंक स्कोर किया है। एट द सेम टाइम रिटन एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं, 256 मार्क्स। दिस प्रीटी इंप्रेसिव मार्क्स एक्चुअली। डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या क्या थी, प्रिपरेशन के दौरान, जर्नी के दौरान कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किया, एंड सबसे महत्वपूर्ण चीजों को आपने बैलेंस आउट कैसे किया। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी। सो डॉक्टर हर्षित, मोस्ट वेलकम इन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन के दौरान कैसे अप्स एंड डाउन्स हुए। लेकिन एक चीज होती है कि हम जद्दोजहद करते हैं, एक दिन हमारा नाम सिलेक्शन लिस्ट में होता है, वी आवर नेम इज इन द पीडीएफ एक्चुअली। हाउ वाज दैट मोमेंट एक्चुअली? सर बहुत अमेजिंग मोमेंट होता है। संडे को स्पेशली रिजल्ट आया था, उस दिन एक्सपेक्टेड नहीं था सच कि कुछ रिजल्ट आएगा। बट जी। शाम को अचानक से जब रिजल्ट आया तो इट वाज लाइक वेरी हैप्पी मोमेंट। फैमिली में सबको बताया, एवरीवन वाज हैप्पी एंड साइड फ्रेंड्स, एवरीवन वाज सो हैप्पी। That's wonderful. That's quite emotional moment actually. Can't be expressed in words actually. चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज रहती है कि आपने इस प्रिपरेशन के दौरान आपने क्लिनिक में आपका जो जाना है वो कंटिन्यू था, या मतलब आपने उसको ऑफ कर दिया था? सर मैं एम्स जोधपुर में जॉब कर रहा था, जूनियर रेसिडेंसी कहते हैं, जयाशिप मेरी कंटिन्यू थी वहाँ राइट। पे। और राइट। इसके जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके दौरान एम्स में था, तो उसके साथ जॉब के साथ पढ़ाई करनी रहती थी, तो 5 बजे तक वहाँ पे ओपीडी रहती थी। उसके बाद फिर लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे फिर मैं पढ़ाई करता था। इट वाज क्वाइट हेक्टिक वर्क शेड्यूल एक्चुअली। कैसे आपने मैनेज किया इसको? ये सर मॉर्निंग में जो लेक्चर्स रहते थे, मैं कोशिश करता था कि जितना हमारे लेक्चर्स हो सके मैं उसको अटेंड करूं। उसके बाद फिर थ्रू आउट जो दिन में भी, जैसे बीच में कभी टाइम मिल रहा है तो मोबाइल में हम जो भी छोटे वीडियोस हैं या फिर कुछ जो क्विक टॉपिक्स हैं उसको मैं गो थ्रू कर लेता था, एमसीक्यू लगा लेता था। टेलीग्राम पे ग्रुप्स रहते थे, उस पर मैं एमसीक्यू लगा लेता था, बाकी जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें। उसके अलावा 5 बजे के बाद फिर थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लेके उसके बाद फिर मैं अपना फिर से जो वीडियोस बच गए हैं या फिर जो टॉपिक्स मेरे बचे हुए हैं उसको फिर कवर करता था। वेटेज वाइज मैं ज़्यादा फोकस करता था, जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है पहले उसको फोकस करता था, उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स को उठाता था। प्रिपरेशन जर्नी आपकी कैसी रही, मतलब कहाँ, कितने टाइम पहले आपने प्रिपरेशन को शुरू किया और वो जो फिनिश लाइन को आपने टच किया उसके बीच में कितना स्पान था, और बाकी जर्नी में कैसे अप्स एंड डाउन्स रहे उसके बारे में जरा बताइए। लकीली मेरे साथ ये था कि मैं रिसेंट फ्रेश ग्रेजुएट बैच से था। 2024 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था बीडीएस राइट। इंदौर से। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। उसके जस्ट बाद मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद एग्जाम दी, तो एक तरीके से लिंक ब्रेक नहीं हुई। मेरा जो प्रिपरेशन था वो काइंड ऑफ फ्लो में ही था, तो चीज़ें राइट। फ्रेश थी, इस वजह से थोड़ा सा एफर्ट कम लगा एज कम्पेयर टू जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनका बहुत एक जब एक लैग फेज आ जाता है तो उसके बाद फिर स्टार्ट कर पाना वो मुश्किल होता है। तो मेरे राइट। साथ ये एक ब्लेसिंग थी कि मेरे कंटिन्यूअसली सारी चीज़ें होती गई, तो एक तरीके से मेरा मेन फोकस या फिर मेन डिफिकल्टी मेरी जीएस में थी, जो कि आपकी वजह से बहुत आसान हो गई। उसके लिए आपको मैं बस बहुत बहुत नाइस। धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जीके था। क्योंकि नॉर्मली अगर हम करंट अफेयर या जनरल नॉलेज देखते हैं तो नेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत सबको आइडिया रहता है, पर जो राइट। इस एग्जाम का सिलेबस था इसमें स्पेसिफिकली एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटिक्स, तो इतना स्टेट के डेप्थ में भी हमको नहीं पता होता है। जैसे उज्जैन के आसपास कितनी सारी चीजें थी मुझे नहीं पता थी। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धा स्तूप, वैश्या टेकरी है, बहुत सारे राइट। पुराने साइट्स थे, उनके बारे में मुझे नहीं पता था, भले ही मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ। तो ये चीज़ बहुत हेल्प की कि आपके आसपास सराउंडिंग के बारे में जानने में, बहुत इसको हमको अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। राइट। राइट। सो बेसिकली इस इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जैसे डॉक्टर हर्षित ने बताया कि आपको आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको रिपेयर भी होना है। तो यदि आप कभी जॉब में हैं तो उसके बाद यदि आप हल्का सा नैप लेते हैं तो वो आपको फ्रेश रिचार्ज कर देता है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो यदि आप थके थके पड़ोगे तो फिर वो चीजें वो प्रोडक्टिव नहीं आती है। तो यदि आप हल्का सा नैप लेते हो उसके बाद में स्टडी आप कंटिन्यू करते हो, दैट इज रियली वेरी प्रोडक्टिव। तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग हमने शेड्यूल बनाया, कुछ चीजें बेसिक मॉर्निंग में कर लिया, उसके बाद इवनिंग में जब टाइम मिलता है तो वी जस्ट मैनेज दैट थिंग। तो यू हैव टू बेसिकली बैलेंस इन बिटवीन, जहां भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आपको चीजों को वर्कआउट करना है। एक चीज होती है जो आमतौर पे कैंडिडेट्स के मन में होता है कि लाइक प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हम फेस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा होता है।
8-10 दिन बचते हैं और वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन आउट देयर। वो हर कोई फेस करता है, लेकिन उसको आपने कैसे बैलेंस आउट किया? यस सर, लास्ट मोमेंट जैसे ही आता है तो एक कंफ्यूजन और डाउट तो खुद में सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि हमारी प्रिपरेशन है या नहीं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि या तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे आंसर बनने लगते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, हमने पढ़ा है, हमको आता है। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, तो फिर एक जो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्ड होगा। अदरवाइज हम उस सेल्फ डाउट में हमेशा रहेंगे, क्योंकि 100% प्रिपेयर्ड तो कोई कभी नहीं रहता। आप एग्जाम राइट, भी देने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सब आता है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट आई गेस नहीं होगा। हर किसी के अंदर सेल्फ डाउट रहता ही है कि ये टॉपिक छूट गया, वो छूट गया। तो ये चीज़ें नेचुरल हैं। हमें इस ओवरकम करने के लिए या तो जो पास्ट क्वेश्चन है उनको हम फोकस करें। एक क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिसको हम एग्जाम के पहले गो थ्रू कर लें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिनॉप्सिस कह सकते हैं। तो सिनॉप्सिस भी हेल्पफुल रहता है। राइट। अनसर्टेनिटीज तो मतलब एग्जाम का पार्ट होता है। एग्जाम का मतलब होता है देयर इज अनसर्टेनिटी, सो एवरीबॉडी इज स्कैर्ड एक्चुअली। बट यस। ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि इसी लेवल क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। तो वो हमें, यदि उनसे क्वेश्चन हमें बनने लग जाते हैं, तो वी फील द कॉन्फिडेंट एक्चुअली। दैट्स रियली यस। वंडरफुल एक्चुअली। नोट्स मेकिंग की चूंकि आपने बात किया, तो नोट्स आपने फुल लेंथ नोट्स बनाए थे प्रिपरेशन के दौरान, या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, या बुक से ही पढ़ रहे थे आप? नहीं सर, मैं सिनॉप्सिस बनाता था सच। जो भी अच्छा। टॉपिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर एक जो कनेक्टिंग द डॉट्स कह सकते हैं, उस हिसाब से मैं बनाता था नोट्स। ऐसे पूरा बुक तो छाप नहीं सकते नोट्स बनाने के, उसमें उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। राइट, और हमें उसमें पता नहीं होता किस डेप्थ में जाना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप जीके की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते थे, तो उसमें पता चल जाता था कि हाँ, इस चीज़ पे फोकस करना है। टाइप्स इंपॉर्टेंट राइट, था तो टाइप से फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो सिनॉप्सिस हेल्पफुल रहता है, उसको हम रिवाइज भी जल्दी कर सकते हैं। नोट्स अगर हम राइट, बहुत डिटेल बनाएंगे तो उसको रिवाइज भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिनॉप्सिस राइट। मेरे लिए बेटर रहता था। हर किसी का अपना अपना रहता है जो उसके लिए वर्कआउट करता है, तो मेरे लिए सिनॉप्सिस बेटर रहता था। बेसिकली आपको ये महसूस हो गया था कि ये एरिया कंफ्यूजिंग है, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको हम सिनॉप्सिस में लिख लेते हैं, बाद में रिवाइज करने में अर्ली, मतलब एक प्रकार फास्ट रिवीजन में काफी हेल्प करता है। यस सर। दैट्स वंडरफुल। फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा प्रिपरेशन के दौरान? फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट से चाहिए रहता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है आपको, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन था एग्जाम का। 2024 में नोटिस आया, फिर अक्टूबर 25 में इसका रिटर्न हुआ, फिर बहुत देर बाद इंटरव्यू हुआ। तो इतने लंबे दौरान तक एक इमोशनल सपोर्ट बने रहना वो ज़रूरी है। अदरवाइज बीच बीच में कई बार मेंटल डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ी उसमें रहता है कि क्या पता क्लियर होगा नहीं होगा सिलेक्शन। राइट, तो ये चीज़ तो बहुत इसमें कंफ्यूजिंग रहता है। पर इस एक ब्लेसिंग जो मेरे साथ थी कि मेरा बिहार पीएससी में भी सिलेक्शन हो गया था। तो एक तरीके से मेरा एक मेंटल स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि वो था कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं भी होता है तो आई हैव समथिंग इन माय हैंड, कि मेरा कहीं तो हो जाएगा। तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड था कि चलो कोई नहीं, देखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। इस वजह से रिटर्न भी मेरा अच्छा रहा। रिटर्न में आराम से पीस ऑफ माइंड से दे पाया। क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी रहती है तो फिर हम बहुत चीज़ें, जो इजी चीज़ें होते हैं, वो भी खराब कर देते हैं। राइट। प्रेशर तो में कई बार परफॉर्मेंस हमारी डाउन हो जाती है समटाइम्स। राइट, यस सर। राइट, दैट्स वंडरफुल। इसमें एक सवाल होता है हमारे फ्रेंड्स से, कुछ क्वेश्चंस जनरल रहते हैं कि एमपीजीके के लिए कौन से बुक्स को प्रेफर किया था आपने? मैंने परीक्षा धाम को फॉलो किया था सर। बाकी आपके जो नोट्स रहते थे वो मैंने फॉलो किए थे। तो परीक्षा धाम की थ्योरी बुक आप पढ़ते थे या एमसीक्यू वाली बस कर पढ़ते थे? सर थ्योरी बुक्स है, एमसीक्यू में मैंने अटेम्प्ट किए थे। मतलब सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए थे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, जैसे टाइप्स वाले इंपॉर्टेंट था वो अच्छा, मैंने अच्छा। किया था। बाकी कुछ कुछ सेक्शंस किए थे उसके। ऐसे थ्रू आउट मैंने एमसीक्यू बुक अटेम्प्ट नहीं किया था। जो थ्योरी वाला है वो मैंने पढ़ा था। वो तो जैसे आप पढ़ाते जाते थे तो क्लास के साथ साथ मैं उसको देखता जाता था कि हाँ ये टॉपिक्स हो रहे हैं, तो उसमें फिर कवर अप करता था। बाकी जो राइट, एमसीक्यूज हैं वो भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। राइट। और डेंटल पार्ट के लिए आपने कोई बुक प्रेफर की थी? सर डेंटल के लिए जो कॉलेज का प्रिपरेशन था मेरा, वही डेंटल पल्स जो रहता था उसी को मैंने कंटिन्यू किया था। उसके अलावा नीरज वाधवा सर की बुक थी, वो भी मैंने कॉलेज के टाइम लगाया था। ऐसे इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर इतना आई डोंट थिंक सो हेल्पफुल रहेगा, पर डेंटल पल्स इन जनरल इट्स फाइन। डेंटल पल्स से हो जाता है, डेंटल पल्स मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। राइट, दैट्स फाइन। फ्यूचर हमारे कैंडिडेट्स के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे?
जब भी वैकेंसी आए तो सबसे पहले तो हमें ये खुद के अंदर बिलीफ रखना है कि हमें एक सीट चाहिए, हमें वो एक सीट के लिए फाइट करना है। ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी जो माइंड में रहती हैं वो सब नहीं रखना है। हमें बस एक सीट चाहिए, उसके लिए फुल फोकस होके हमें एग्जाम देना है। कोशिश करें कि रिटर्न में आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इंटरव्यू भी एक तरीके से अनसर्टेन ही होता है। अगर आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पे और पहले से ही रहते हैं, इसलिए आप इंटरव्यू पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहते। तो रिटर्न पे आप फोकस करिए, जो भी लास्ट टाइम का कट ऑफ था उसको देख लीजिए कि हाँ, इतना स्कोर मुझे करना है। तो वो आप एक टारगेट लेके चलिए कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दोनों पार्ट्स में किस तरीके से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बाकी हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं रहता है। ये नीट के लेवल का ही एग्जाम है इतना। यस सर। एक इसमें सवाल ये बनता है कि जैसे आपने चूंकि बताया क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, जैसे कि जब हम एग्जामिनेशन में जा रहे होते हैं, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन आपने क्या माइंडसेट बनाया था कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें, जीएस पार्ट में, डेंटल पार्ट में? यस सर। ऐसे मैंने फिक्स नंबर नहीं रखा था। मैं अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले पेपर को गो थ्रू करता था। सबसे पहले इजी जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, जिसका मुझे देखते ही आंसर पता है, सबसे पहले मैं उसको अटेम्प्ट कर देता था। उसके बाद फिर सेकंड लेवल में जो कि थोड़े टफ हैं, जिनमें मुझे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ रहा है, उसको अटेम्प्ट करता था। उसके बाद फिर जो बच गए हैं उसको अटेम्प्ट करता था। अगर हम एक नंबर डिजिट रख दें कि नहीं मुझे इतनी ही अटेम्प्ट करना है, तो माइंड भी एक तरीके से हमारा कंस्ट्रेंट हो जाता है कि नहीं, हम उसी पे फोकस करने लग जाते हैं। तो हम ऐसा कह नहीं राइट। सकते कि कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ प्रेडिक्ट करना भी डिफिकल्ट है। आप जितना मैक्सिमम आपको लग रहा है कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सही है, अगर आप चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन भी रूल आउट 100% कर पा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सोचा है, मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो मैं बस उतना ही करूंगा। तो ये वाला माइंडसेट मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको उतना करना चाहिए। मुझे भी अभी लगता है दो तीन क्वेश्चन और मुझे यस। अटेम्प्ट कर कई देने बार चाहिए कई बार अभी। कटाप भी हायर साइड में चला जाता है, तो फिर वो फिर हमें फिर दिक्कत कर देता है। दैट्स राइट। यस। इसका मतलब ये कि हमें क्वेश्चंस जो है प्रयास ही करना चाहिए कि यदि किसी क्वेश्चन में 50% हमें आइडिया है, यदि हमने दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया है तो उस क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। बिकॉज यस सर। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में यदि हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग 33% है, और 50% पॉसिबिलिटी आपके सही होने की, तो उसमें भी पॉजिटिव में ही आप रहते हो बेसिकली। यस सर। तो इन दैट सेंस हमें क्वेश्चन प्रयास करना, अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी यस बहुत सर। ज्यादा माइंडसेट पहले से रहता है तो फिर हल्का सा वो अननेसेसरी प्रेशर बर्डन क्रिएट करता है। यस सर। और या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सेफ जोन में जाने के बाद सोचते हैं कि चलो अब तो हमारा हो गया काम। यस सर। बट ह्यूमन एरर भी होते हैं, तो कई बार तो ऐसा भी होता यस। है कि हम देखते हैं क्वेश्चन को कि हाँ, हमारा ये आंसर इसका होना चाहिए, और घर में आते हैं तो देखते हैं उसमें यस, उसमें ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ करके थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, और फिर वो दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ह्यूमन एरर इज यस। आल्सो देयर। दैट्स रियली वंडरफुल। एक सवाल ये रहता है कि कई बार स्टडी आवर्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे आपके भी स्टडी आवर्स रहे 5 बजे 6 बजे के बाद में, यू हैड बीन हैविंग लॉन्ग स्टडी शेड्यूल, तो आपने कैसा स्टडी किया? मतलब आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ते थे, या 4 5 घंटे इकट्ठे ही बैठ के पढ़ते थे? ऐसा ऐसे लॉन्ग सिटिंग तो मुझसे कभी नहीं हुई, ना स्कूल में हुई ना कॉलेज में हुई है। मैं राइट। बेसिकली अपने रिजल्ट ड्रिवन रहता था कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो जितने भी टाइम में कवर हो रहा है सो फार सो गुड। एक पोमोडोरो टेक्निक मैंने फॉलो किया था बीच में। 25 मिनट्स का स्टडी टाइम रहता था, फिर 5 मिनट्स का गैप रहता था, फिर 25 मिनट्स का स्टडी टाइम, फिर 5 मिनट्स का गैप रहता था। तो वो भी थोड़ा एफिशिएंट रहता था। मैं 3 से 4 पोमोडोरो एक बार में करता था, तो काइंड ऑफ 1.5 घंटा हो जाता था। तो वो एक टेक्निक बीच में मुझे हेल्पफुल किया था। बट लॉन्ग आवर्स तो मेरी कभी नहीं हो पाई कि मैं 5 5 घंटा बैठ के पढ़ ही रहा हूँ। ब्रेन भी एक तरीके से थक जाता है, उतना नहीं अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं चीज़ों को। लेकिन मेरे केस में तो यूजुअली ऐसा रहा है। तो मैं शॉर्ट और एफिशिएंट स्टडिंग को ज़्यादा फ्रूटफुल मानूंगा, रेदर देन लॉन्ग आवर्स में बस लॉन्ग बैठ आवर्स। के आप टाइम ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। एक दिक्कत और भी होती है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान आप ऑफलाइन मोड में तो नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन रही है, तो प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमने मोबाइल उठाया, उससे बहुत सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया एप्स आर देयर। कई बार न्यूज भी कुछ ऐसी होती है, जैसे जब आप लोगों का खास तौर से एग्जाम हो रहा था उस समय टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, तो इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज एक्चुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी न्यूज सुनने के बाद में मन इतना सदमे में चला जाता है कि वी आर जस्ट अनेबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज। तो इस चीज को आपने कैसे बैलेंस आउट किया? न्यूज है या सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें और चल भी रही होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? इसके लिए तो हम बेस्ट मेथड है कि अवॉइड करें, ज़्यादा जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। जो
सोशल मीडिया इंटरेक्शन हमको नहीं चाहिए। जैसे अगर इंस्टा काम में नहीं आता तो उसको हटा दें तो इट्स बेटर। जो भी आप जिस तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं उसको एलिमिनेट करना चाहिए। और जो नेगेटिव, जैसे आप कह रहे हैं, जो नेगेटिव आइडियाज़ या फिर इन्फ्लुएंसेस जो हम पे आते हैं उससे डील आउट करने के लिए या तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात करके माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। जितना हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितना हम चीज़ों को शेयर करेंगे, उतना चीज़ें आसान होती जाती हैं। अगर हम चीज़ राइट, को बस अपने मन ही के अंदर रखेंगे, बात करते रहेंगे, एक सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे तो फिर और एक राइट। खुद ही परेशान होंगे। तो अगर कोई परेशानी है तो इट्स बेटर कि आप अपने फ्रेंड से शेयर करें या फिर जो भी आपका फैमिली में शेयर कर सकते हैं तो उनसे शेयर करें। सो बात करना इज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत अच्छे राइट, दोस्त थे, बेसिकली हेल्पफुल उधेड़-बुन था। में रहने की बजाय बेहतर ये है कि उसको हम लोग डिस्कस कर लें। एक वे यस। आउट हमें महसूस हो जाता है कि हाँ, ये रास्ता है जो कि हमें थोड़ा-सा स्मूथ करता है। तो उससे माइंड अननेसेसरी प्रेशर को जो है माइंड में पाइल अप नहीं करता। बिकॉज़ क्या होता है कि ये नेसेसरी यदि आप दिमाग में सोचो चीज़ों को, तो हम पढ़ाई को भी लेकर प्रॉपर तरीके से फोकस कई बार नहीं कर पाते। दैट्स रियली वंडरफुल आइडिया। बीच में सर मैंने आपको भी कॉल किया था इसके रिगार्डिंग। बीच में जब मुझे बहुत ऐसा डाउट क्रिएट हो गया था कि अरे कैसे, मुझे भी बीच में एक बार बहुत ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि अरे एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैंने आपको भी एक बार कॉल किया था। उसके लिए भी सर थैंक यू, आपने उस टाइम गाइड किया, काम किया बेसिकली। तो सबसे पहले कि नहीं ठीक है, रिलैक्स हो के आप एग्जाम दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। राइट, तो वो चीज़ भी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बातचीत करिए तो उससे कुछ ना कुछ हल तो मिलता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन से मोटिवेशन भी कई बार मिलता है और एक वे आउट मिलता है कि हाँ, ये हम एक कितना भी कर लेते हैं तो इट विल हेल्प यू आउट। दैट्स वंडरफुल। एक चीज और भी है कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान ऑल्दो आपका डेंटल तो बिल्कुल टच में था, आपने फाइनल ईयर कंप्लीट ही किया था, तो बेसिकली उस समय आपका फाइनल ईयर की सब्जेक्ट ही मोस्टली पूछी जाती हैं, लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट हैड बीन देयर। बट फिर भी जैसे प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें डेंटल और जीएस के बीच में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? मतलब आपने कितना टाइम डेंटल को दिया, कितना टाइम जीएस को दिया डेली प्रोपोर्शन में? मेरा मेन जीएस ही था, जीएस को ही मैंने फोकस किया था क्योंकि वो एक नया एरिया था। डेंटल तो मेरा टच में था तो उसको मैं बस काइंड ऑफ ब्रश अप करता रहता था कि हाँ देख रहे हैं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मेनली फाइनल ईयर टॉपिक्स थे, तो फाइनल ईयर भी मेरा अच्छा रहा था। मैंने फाइनल ईयर में टॉप किया था कॉलेज में। तो मुझे दैट्स फाइनल ईयर के वंडरफुल। टॉपिक्स अच्छे थे, तो उसका डेंटल का प्रिपरेशन मेरा ठीक था। मेन मुझे जीएस पे फोकस करना था और जीएस का कट ऑफ क्लियर करना था। तो लकीली मेरा कट ऑफ भी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। जीएस में भी आपकी वजह से बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक्स टू यू। दैट्स वंडरफुल। दैट्स रियली वंडरफुल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, लास्ट वर्ड्स? सो वही कि लास्ट मोमेंट तक मोटिवेशन बनाए रखना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर कोई मोटिवेटेड होता है, जब भी नोटिस आता है, वैकेंसी आती है, तो हर कोई मोटिवेटेड होता है कि नहीं हम करेंगे करेंगे। पर बीच में सेल्फ डाउट्स आते हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टेंसेज, ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज आती हैं। पर फिर उन सब चीज़ों को डील करना होता है। कई बार आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा आपको देखना रहता है। तो कोई बात नहीं, आपको खुद ही में कॉन्फिडेंस बना के एक सेल्फ मोटिवेशन लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे जो जॉब रहेगी या फिर जो भी इसका आउटकम है, वो आप ही इंजॉय करेंगे। तो इसलिए अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप चीज़ों, बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो बेसिकली आप खुद का ही फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर आप जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जितना आप खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ पाएंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। आप एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करेंगे। डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सबसे महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर हर्षित की रही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। प्रिपरेशन का लाइफ स्पान का प्रिपरेशन का स्पान काफी लंबा होता है, ऑलमोस्ट लगभग 2 साल के आसपास स्पान चला जाता है। बिकॉज रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज का टाइम होता है, फिर उसके बाद हालांकि ज्वाइनिंग का भी टाइम होता है। इट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, बट मेनली सिलेक्शन के बाद में तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेट रहना है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। लेकिन यदि मान लीजिए सपोज करिए कोई न्यूज आपने ऐसे सुन लिया जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत कर रही है, या प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटर्स, जो भी आप जिससे भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, बट यू शुड डिस्कस। उसको लेकर मन में दबा के मत बैठिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप अननेसेसरी प्रेशर को पाइल अप करते हैं और आपका परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो डॉक्टर हर्षित ने बताई वो ये है कि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उस समय बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं बना के रखना चाहिए कि हम सेफ जोन में आ गए तो रिलैक्स हो गए। जितनी अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके उतना अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में 50% भी आप कर लेते हैं, आप कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, मतलब 2 ऑप्शन को भी यदि आप एलिमिनेट कर लेते हैं, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डॉक्टर हर्षित, यू केम इन आवर प्लेटफॉर्म। दैट्स रियली सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू। लॉट।
Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you, sir.